हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। पूरे देश में कोरोना की दूसरी वेव है, जिसकी वजह से लोगों को जबरदस्त मुश्किलें देखने को मिल रही हैं। लेकिन जहां पर केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए, वहीं पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में जहां कमी आ रही है, 12 विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुली चिट्ठी लिखी है, जिसमें 9 सुझाव दिए गए और एक तरह से कुछ एक सुझाव ऐसे भी हैं जो कि आज सरकार के कोरोना के संबंध में कई काम के बारे में चर्चा नहीं करते, बल्कि किसान के मुद्दे पर भी बात सामने रखते हैं। यानी कि क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं, पहले जरा आप ये देख लीजिए। मैं आपको ये बताऊं कौन कौन नेता है जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डी राजा और सीताराम येचुरी। ये 12 नेता जिन्होंने खुली चिट्ठी लिखी है। मुख्य बिंदु क्या है इस खुली चिट्ठी के, जरा पहले ये भी देख लीजिए और इसके बाद चर्चा करते हैं कि क्या वाकई में इस खुली चिट्ठी से सहयोग की बात होती है या विरोध की बात होती है। मुख्य बिंदु क्या क्या है, सबसे पहले आपको यह बता दें क्या क्या सुझाव दिए गए। पहला सुझाव कि जहां से भी संभव हो वैक्सीन खरीदी जाए। दूसरा सुझाव, पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन प्रोग्राम चलाया जाए। उसके बाद फिर घरेलू स्तर पर वैक्सीन उत्पाद बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया। चौथा सुझाव है वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के लिए लाइसेंस हटाया जाए। पीएम केयर्स फंड और फंड के में जारी किया जाए, तमाम उसकी जो चीजें हैं उसको सामने रखा जाए और फंड को और ज्यादा जारी किया जाए। टीके के लिए 35,000 करोड़ का जो बजट का रखने का सुझाव दिया गया था, उस पैसे को खर्च किया जाए। विपक्ष के नेताओं का सुझाव है कि सेंट्रल विस्टास प्रोग्राम पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए और उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है उसे इस्तेमाल करके हर बेरोजगार व्यक्ति को 6,000 रुपए प्रति माह दिया जाए। एक तरह से इस पूरे क्राइसिस को टाइड ओवर करने के लिए एक रकम दी जाए। और आखिरी सुझाव यह है कि कृषि कानून को वापस ले लिया जाए। अब जाहिर सी बात है, इस मौके पर जहां हम कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, वहां पर कृषि कानून का भी कितना औचित्य बनता है, इसके बारे में खैर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर और उसके साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर जो विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। समित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी से, चरण सिंह साफरा जी कांग्रेस से, महेश तापसे जी एनसीपी के प्रवक्ता के तौर पर और राजीव रंजन जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत। शुरुआत समित पात्रा जी आपसे। जो मुख्य बिंदु है वो हमने पढ़कर बता दिए। कृषि कानून के बारे में चर्चा इसलिए करना आवश्यक नहीं क्योंकि अभी शायद ये मौका ही नहीं है। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जो तमाम आपके ऊपर आपत्तियां उठाई गई हैं और कहा जा रहा है कि आप सब कुछ अपने हाथ में लेकर बैठे, आपकी वजह से देश बहुत कुछ झेल रहा है, कहां तक सही है? देखिए अजय जी, नमस्कार। आपने मुझे आज आमंत्रित किया और देखिए ये चिट्ठी मैं भी लेके बैठा। जो 9 पॉइंट्स हैं, आपने कहा कि इस पे 8 पे ही चर्चा करेंगे, वो 8वां पॉइंट लेकर मैं बैठा हूं। मैं एक एक करके, आप मुझे 20-20 सेकंड का समय दीजिएगा, मैं एक एक पॉइंट समझाता हूं। पहला पॉइंट है प्रोक्योर वैक्सीन सेंट्रली एंड ऑल अवेलेबल सोर्सेज ग्लोबल एंड डोमेस्टिक। मैं आपको 1 महीने पहले राहुल गांधी जी की चिट्ठी दिखाता हूं और जो दर्शक वृंद है वो जाके AICC के वेबसाइट पर इस चिट्ठी को पढ़ सकते हैं। उस चिट्ठी में 7 सुझाव दिए गए थे। सुझाव नंबर 6 जो राहुल गांधी ने दिया था, क्या था मैं पढ़ रहा हूं। गिव स्टेट गवर्नमेंट्स अ ग्रेटर से इन वैक्सीन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उस समय राहुल गांधी जी ने कहा था कि राज्यों को स्वतंत्रता दीजिए कि वो वैक्सीन कहां से खरीदेंगे और किस प्रकार वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जब उनके कहने के मुताबिक उनको स्वतंत्रता दिया गया, तो अब सोनिया जी चिट्ठी लिख रही हैं कि आप पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, राज्यों को क्यों आपने कंट्रोल दिया है। तो चित भी मेरी पट भी मेरा। दूसरा पॉइंट यहां पर कहा गया है, इमीडिएटली बिगिन फ्री यूनिवर्सल मास वैक्सीनेशन कैंपेन। मतलब यूनिवर्सल मास वैक्सीनेशन कैंपेन चाहते हैं। उसके लिए मैं 2 आपको ट्वीट दिखाऊंगा और मांग दिखाऊंगा, अभिषेक मनु सिंघवी जी का और डॉक्टर शशि थरूर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दोनों ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने मार्च के अंत के महीने में कहा था, विद द एडवेंट ऑफ द वेव शुडंट द सेंटर ओपन अप द वैक्सीन मार्केट फॉर ऑल द कंसर्न्ड एंड अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स टू अप्लाई थ्रू ऑल मींस अवेलेबल। डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए, मार्केट सिस्टम होना चाहिए। शशि थरूर जी ने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में क्या कहा था, वो मैं आपको सुना देता हूं। वो कहते हैं, द गवर्नमेंट शुड हैव अलाउड द वैक्सीन टू बी सोल्ड इन ओपन मार्केट थ्रू एन ओपन market system at marginally higher price so that people had the choice to take them when they wanted.
हायर प्राइस में ओपन मार्केट सिस्टम में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट यहां क्या कहा गया, इनवोक कंपलसरी लाइसेंसिंग। कंपलसरी लाइसेंसिंग को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मैं आपको 10 सेकंड में समझाता हूं। 2 वैक्सीन हमारे पास है, कोविशील्ड है, एक कोवैक्सीन है। कोविशील्ड का लाइसेंस भारत के पास नहीं है, एस्ट्राजेनेका के पास है, क्योंकि वो ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है। उसका लाइसेंस हम तभी ला सकते हैं जब ट्रिप्स वेवर होगा, जिसके लिए हिंदुस्तान लगी है। कोवैक्सीन का जो लाइसेंस है उसको आईसीएमआर ने खोल दिया है, आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। मगर दुखद विषय है कि BSL-3 बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 3, ये वैक्सीन को, जो वायरस होता है वो जीवित वायरस को इनएक्टिवेट किया जाता है, उस इनएक्टिवेट वायरस का वैक्सीन बनता है। तो इसके लिए बायोलॉजिकल लेवल इस प्रकार की चाहिए जो हिंदुस्तान में बहुत कम जगह पे है। तो मुझे लगता है इन विषयों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। और मैं एक फोर्थ पॉइंट भी कह दूंगा, बाकी आगे कहूंगा। 35,000 करोड़ रुपए का जो आवंटन बजट में किया गया है उसको खर्च किया जाए। अजय जी, आज के डेट पे जब हम डिबेट कर रहे हैं, 17.5 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है, पूरी तरह से फ्री हुआ है। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये इसी आवंटन से आ रहा है। आगे 4 पॉइंट्स मैं नेक्स्ट बारे में डिस्कस। बिल्कुल, चलिए अब इस पर अभी सापड़ा जी हमारे साथ जुड़ने में थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, नहीं आ पा रहे, लेकिन महेश जी हमारे साथ हैं। महेश जी बताइए, साफ तौर पर विपक्ष की सभी मांगों को एक तरह से मांगना गया है सरकार के द्वारा, फिर भी आपको समस्या क्यों भाई? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा अजय जी कि विपक्ष की तरफ से सरकार को सुझाव एवं कुछ प्रकार के डिमांड्स रखने का पूरा अधिकार एक्स प्राइम मिनिस्टर अपने अपने अनुभवों से, अपने अपने राज्य में जिस प्रकार का अनुभव आता है उसके तहत कुछ चीजें वहां पे सूचित कही है। और मुझे कोई गलत नहीं लगता कि अगर कोई भी देश का आम आदमी भी अगर देश के प्रधानमंत्री को कोई सूचना देना चाहता है या कोई सुझाव देना चाहता है तो उसको, उसमें कोई गलत नहीं है। हाँ ठीक है, सूचना है, सुझाव है, उसको कितना लेना है कितना नहीं लेना है वो आगे की बात है। जहां तक ये सारी चीजें हुई उसके अंदर सरकार, विपक्ष के लोगों ने यही कहा कि अभी जो फिलहाल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसकी आवश्यकता कोरोना से ज्यादा है क्या, या कोरोना देश के लिए पैसे रखे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट है या जो भी फंड है, क्या उसको डाइवर्ट करके कोरोना की युद्ध को हम ज्यादा बड़े स्केल पे लेके जाए, एक सुझाव है। दूसरा, जो आपने कृषि कानून के संदर्भ में हम कहा, तो वहां पे किसान बैठे हुए हैं, वहां पे कुछ हादसा ना हो, तो इसके संदर्भ में कितने दिन तक आप अंतर देखेंगे? मतलब ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से काफी महीनों से वहां बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर में। तो देश की जो सरकार है इतनी सेंसिटिव नहीं है कि वहां पे 3-4 राज्यों के किसान बैठे बड़ी तादाद में, और कोरोना की संकट की बड़ी इतनी महामारी चल रही है। और आप महेश जी, मैं आपको रोकना नहीं चाहता, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। सेंट्रल विस्टास की बात की गई, क्या सरकार ने कहा कि के पास कोरोना से लड़ाई में पैसे की कमी पड़ रही है? सरकार ने इसके बारे में तो अभी तक कुछ नहीं कहा। जहां तक किसान आंदोलन है, क्या आपको नहीं लगता कि किसानों को खुद ही अभी आंदोलन बंद कर देना चाहिए? जहां हम तमाम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप अभी कोई प्रदर्शन मत कीजिए, कोई त्योहार मत मनाइए, वहां आंदोलन कैसे चलेगा साहब? सीख लेके किसानों की जो राहत उनको चाहिए, जो उनको रिलीफ चाहिए वो देना चाहिए। आंदोलन किसानों ने बंद करना चाहिए कि सरकार ने अभी इस चीज को परे रखी है? ये जो 3 आपने कानून लगाए हैं उसको परे रखिए। क्या सरकार ये भूमिका नहीं ले सकती? कानून अभी लागू कहां है? कानून तो अभी अबेंस में है ना। ज्यादा बड़ी बीमारी है। नहीं, आप कम से कम देखिए, विपक्ष के तौर पर तथ्यात्मक बात तो कीजिए ना। कानून अभी अबेंस में है, कानून अभी लागू हुआ नहीं है, एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट हो रहा है, तो किसान आंदोलन और कृषि सुधार पर अभी चर्चा की आवश्यकता कहां होती है? किसान देश का अन्न निर्माता है। हमारे देश का फसल उसके माध्यम से आने वाली है, और पंजाब बहुत बड़ा बेल्ट है जहां पे बहुत बड़ा क्रॉप एग्रीकल्चर वहां से आता है। तो वहां के संदर्भ में खैर चलिए, हम अपनी चर्चा को कोरोना तक ही सीमित रखेंगे, क्योंकि यही आज सबसे बड़ा मुद्दा है देश के सामने। और इस पर जो सुझाव आप कह रहे हैं, उस सुझाव पे जो पलटफेर है वो भी मैं दिखाऊंगा, जैसे ही सापरा जी जुड़ जाए वो भी दिखाऊंगा। लेकिन राजीव रंजन जी, मैं आपसे ही समझना चाहता हूं, ये जो अभी सुझाव के तौर पर 12 नेताओं ने अपनी बात रखी है, ये सुझाव है या निंदा है? देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र में स्वस्थ विमर्श कहीं ना कहीं एक स्वागत योग्य पहल है। लेकिन अगर आप उठाए गए बिंदुओं को देखें तो मुझे लगता है ये समझना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि सिवाय सियासत के लोगों की परवाह करने जैसी कोई बात इसमें नहीं कही गई है। आप एक तरफ 6 गज की दूरी की बात कहते हैं, कल तक 2 गज की दूरी की बात कहते थे, अब 6 गज की दूरी लोग बोलते हैं होनी चाहिए। आप किसान आंदोलन के आंदोलनकारियों को अगर सामूहिक अपील करें कि वो आंदोलन स्थगित करें,
तो शायद वो राष्ट्रहित में या कोरोना संकट से उबरने में ज़्यादा मददगार साबित होता। लेकिन एक तरह से आपने फिर से आंदोलन का महिमा मंडन और आंदोलन को एक पॉलिटिकल एजेंडा के जरिए आपने फिर से देश के सामने रखा। और आप अगर बेरोजगारों की इतनी चिंता कर रहे हैं, निसंदेह बेरोजगारों को जरूर रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार अगर नहीं मिले तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन आज़ादी के 70 वर्षों में जिस पार्टी ने 50 वर्ष से ज़्यादा शासन किए हो, चाहे वो गठबंधन सरकारों की अगुवाई करके या स्वयं अपनी पार्टी की सरकारों की जी, उस समय तो कभी बेरोजगारों को या बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आपके मन में कोई मौलिक विचार नहीं आया। लेकिन आज ये संकट की घड़ी है, आज प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। कोरोना से आप बचेंगे तब उसके बाद आप तमाम चीज़ों की बातें अगर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि संक्रमण के तीसरे चरण की भी सुगबुगाहट है या उसकी आशंकाएं बढ़ती जा रही है। कोरोना से बचेंगे तभी तो बाकी चीजों की चर्चा करेंगे। सापड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण सिंह जी, कुछ तकनीकी दिक्कत वजह से आप शुरू से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन जो अभी मुद्दे उठाए गए हैं 12 नेताओं के द्वारा, क्या इन मुद्दों पर पिछले 3 महीने में आपने समरसॉल्ट नहीं कर लिया? नहीं, देखिए अजय जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मुद्दे हैं और लोकतंत्र के अंदर ये एको आ रहा, जरा एको निकाल दीजिए। लोकतंत्र के अंदर ये लोकतंत्र प्रणाली का हिस्सा है कि जब कभी भी सरकार कोई गलतियां करती है या कहीं पर चूक करती है तो विपक्ष उसको लिखता है, उनकी गलतियां सुधारने के लिए कहता है। और ये जो 9 सुझाव दिए हैं, मुझे बताइए इसमें से क्या गलत है? अगर हम ये डिमांड कर रहे हैं कि टीकाकरण पूरे देश में मुफ्त होना चाहिए, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ये टीकाकरण मुफ्त नहीं कराना चाहती? अगर हम ये कहते हैं कि 6,000 रुपया महामारी के चलते हर एक गरीब के अकाउंट में जाना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ये उत्तर दे कि वो 6,000 रुपया क्यों नहीं गरीबों को देना चाहते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि 35,000 करोड़ का जो आपका बजट है उसमें अधिकतर पैसा टीकाकरण के लिए वापरना चाहिए, तो क्या गलत है? अगर हम ये कहते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो आज की प्राथमिकता नहीं है, आज की प्राथमिकता है महामारी के लिए जो खर्च करना है। आप देखिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी, भूपेश बघेल जी ने अनाउंस कर दिया है कि सरकार के जितने भी चाहे उन्होंने मुख्यमंत्री आवास बनाना है या राजभवन बनाना है, वो सारे कामों को स्थगित कर दिया गया है। तो अगर छत्तीसगढ़ की सरकार स्थगिति ला सकती है, मुझे उम्मीद थी सापड़ा जी कि आप इस बात को जरूर उठाएंगे, स्थगिति ला मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने फैसला कब लिया, जरा बताइए, कितने दिन पहले लिया? ये आज ही बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री तो जब आप पूरे सेंट्रल विस्टास प्रोजेक्ट पर आप पिछले 20 दिन से केंद्र सरकार को घेर रहे थे, जवाब में पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के ऊपर सवाल उठाए गए, 20 दिन की निंदा के बाद आपने बंद कर दिया। आपसे पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं ना, कर तो आप भी वही रहे थे। नहीं, तो हमने ना पॉइंट मूव करने की बात नहीं, पॉइंट मूव करने की बात नहीं है। देखिए प्राथमिकता देखी गई है, प्राथमिकता आज ये है कि हम ये जो महामारी है इससे हमें किस तरह से लड़ना है। आज देश के अंदर दृश्य क्या हो रहा है? देश के अंदर ये दृश्य है कि लाशें जो है वो कुत्ते नोच करके खा रहे हैं। चलिए उस पर हम चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वैसा नहीं होना चाहिए। हमारी चर्चा का विषय सिर्फ ये है कि राजनीति कैसे हो रही है। और सापड़ा जी, मैं अभी कांग्रेस के कुछ नेताओं के वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सापड़ा जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आप आ गए हैं तो कांग्रेस, सापड़ा जी प्लीज, आप आ गए हैं। कुछ कांग्रेस के नेताओं के वक्तव्य, जनवरी के महीने के वक्तव्य मैं अब आपके सामने और दर्शकों के सामने रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस पर जरा ध्यान दें और फिर इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे और चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले आप सापड़ा जी प्लीज, मुझे लगता है आप हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे, लेकिन जरा मैं कुछ कांग्रेस के नेताओं के वक्तव्य आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने जनवरी के महीने में 17 जनवरी को क्या कहा था वैक्सीन के बारे में, पहले जरा सुन लीजिए। और आज उसी वैक्सीन को लेकर यूनिवर्सलाइज करने की बात कांग्रेस कर रही है, पहले जरा ये बात सुनिए। जो कोवैक्सीन को अनुमति मिली है, आज तक उन्होंने केवल 755 लोगों पर टेस्टिंग की है और तीसरे चरण के परीक्षणों का अभी इंतजार है। मोदी सरकार इस वैक्सीन के लिए ज्यादा मूल्य क्यों दे रही है, जिसका परीक्षण अभी फेज 1 और फेज 2 में 755 लोगों पर ही हुआ है और इसके तीसरे चरणों के परिणामों का अभी इंतजार है। कोरोना के टीके, उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर
कई शंकाएं पैदा होंगी। तो स्वाभाविक तौर से अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। आपने देखा कि रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे थे। मनीष तिवारी जो कि प्रवक्ता रह चुके हैं और बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने 3 दिन पहले यानी कि 13 जनवरी को क्या कहा था कोवैक्सीन के मुद्दे पर, जरा पहले ये भी देख लीजिए और इसके बाद मैं चाहूंगा कि संबित पात्रा जी आप इसका जवाब दीजिएगा। Either government should not roll out Covaxin till the time its efficacy and reliability is completely established, the phase 3 trials are over, or it should act in a manner whereby there is complete and absolute confidence in the people with regard to its efficacy and reliability. You cannot use use the rollout as a phase 3 trial. Indians are not guinea pig. तो भारत के लोग गिनी पिग नहीं है। संबित पात्रा जी, अब यही वैक्सीन उन सभी गिनी पिग के लिए चाहिए जिसकी मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि जहां तक इन नेताओं का सवाल है, चित भी मेरी पट भी मेरा का ये फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं। मगर अगर हम लॉकडाउन लगाएंगे तो ये तुगलकी लॉकडाउन है। अगर केंद्र कहेगा कि राज्यों को लॉकडाउन लगाने दिया जाए तो कहा जाएगा नहीं, आप नेशनल लॉकडाउन लगाइए। देखिए, और चिट्ठी के 4 विषय तो मैंने रखे थे और 3 विषय महत्वपूर्ण है, मैं वो रखता हूं। तो सेंट्रल विस्ता का विषय है। अब देखिए, सेंट्रल विस्ता के विषय पे अभी आपने छत्तीसगढ़ के विषय में खुलासा भी किया। सापड़ा साहब ने कहा वो तो हमने आज बंद कर दिया है। महाराष्ट्र में 900 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं एमएलए हॉस्टल के लिए, 3000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं रिफर्बिशिंग ऑफ एमएलए फ्लैट के लिए और लगभग 3000 रुपए मूर्ति के लिए खर्च हो रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मगर दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये बिल्कुल झूठ बात है कि 22,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पूरी तरह से चल रहा है। यहां केवल 1000 रुपए के टेंडर, 2 टेंडर ही इसमें खोले गए हैं, एक पार्लियामेंट के लिए और विस्ता एवेन्यू के लिए, जो कुल मिला के 1000 से 1200 रुपए के टेंडर हैं। तो यहां झूठ ना फैलाया जाए। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं अजय जी, अगर आज सेंट्रल विस्ता बंद कर दिया जाता मोदी जी की तरफ से, तो राहुल गांधी किसी एक विदेश के इकोनॉमिस्ट के साथ वर्चुअल रैली करते और उसमें कहते कि देखो यहाँ तो सीमेंट की फैक्ट्री और यहाँ जो सरिया की फैक्ट्री है, कैसे चलेगा अगर सरकार अपने अपने गवर्नेंस को बंद कर दे, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाए, कंस्ट्रक्शन ना हो, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा। तो ये मोमबत्ती को, कैंडल को दोनों तरफ से जलाते हैं, आगे से भी जलाएंगे और पीछे से भी जलाएंगे कैंडल को। तो ये लोग सब समझ रहे हैं। सापड़ा जी जवाब दीजिए, आप दोनों तरफ से कैंडल जला रहे हैं संबित पात्रा जी के अनुसार। सापड़ा जी देखिए जो इन्होंने महाराष्ट्र की बात की, जो इन्होंने 900 करोड़ के टेंडर की बात की है एमएलए हॉस्टल की, मैं इनको याद दिला दूं कि वो इन्हीं की सरकार द्वारा वो सारी चीजें क्रियान्वित की हुई है। जहां तक आज का सवाल है कि आज देश के अंदर क्या परिस्थिति है। देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, रेमडेसिविर की कालाबाजारी चल रही है और तमाम चीजों की कालाबाजारी हर जगह में चल रही है। गांव के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि वहां पर हेल्थ केयर सेंटर नहीं है। आप देख रहे हैं कि नदी में लाशें बह करके आ रही हैं और उन लाशों को कोई क्लेम करने वाला व्यक्ति नहीं है। जब देश के अंदर ऐसा माहौल बन जाए कि लोगों के पास में और कोई रास्ता नहीं है, या तो वो सरकार के खिलाफ आवाजें उठाएं या अपने परिजनों की लाशें उठाएं, तो ऐसे माहौल के अंदर अगर विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि आप ऐसा कह रहे हैं जैसे कि आज से 6 साल पहले आज की प्राथमिकता नहीं है, तो क्या गलत है? जरा एक बात बताइए, आज से 6 साल पहले इस देश में सब कुछ था क्या? नहीं तो आज जो बीते 6 साल में सब कुछ खत्म हो गया? नहीं तो आज आप ये कहना चाहते हैं कि आपदा अगर आपके सामने आज से 6 साल पहले आई होती तो आप बड़े अच्छे से निपटा लेते इसको? उस समय आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्या आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में प्राथमिकताएं इनकी गलत है। आज जो प्राथमिकताएं हैं उन पर विचार करना चाहिए, यही सारे विपक्ष के नेता कह रहे हैं। आज जो प्राथमिकता है वो ये है कि वैक्सीन लगनी चाहिए। आपका मैं थोड़ा सा सुन रहा था। आज प्राथमिकता है कि वैक्सीन लगनी चाहिए। आप मुझे बोलने देंगे कि इसी तरह से बीच में बाइट अभी हमने दिखाई जो कि जनवरी के महीने में कह रहे थे कि वैक्सीन लगाने से पहले तय करना चाहिए कि वैक्सीन सार्थक है कि नहीं। तो जनवरी के महीने में इसलिए कह रहे थे क्योंकि उसकी लास्ट फेज की ट्रायल जो है वो चल रही थी। ये आपको भी समझ में आ रही है। जनवरी की बात को आज आप अप्रैल में वैलिडेट नहीं कर सकते, ये भी याद रखिएगा। तो अप्रैल के अंदर आज मुद्दा ये है
कि हमारे पास में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन नहीं है। वैक्सीनेशन पॉलिसी सरकार की फेल और फ्लॉप हो चुकी है। देयर इज अ पॉलिसी पैरालिसिस। इस देश के अंदर वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर के इनके मन में कोई ठोस उपाय नहीं है। चलिए, इन्होंने अगर भारत बायोटेक का आईपीआर जनवरी के महीने तक वैक्सीन क्यों नहीं ये लाइसेंस दे रहे? अप्रैल में पूरे देश को वैक्सीन लग जानी चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में जादू की छड़ी है। घुमाइए साहब छड़ी। अजय जी, बहुत विनम्रता से मैं समझाना चाहूंगा कि चिल्लाने का वाकई अजय जी ये आप गलत कह रहे हैं। अजय जी ये आप गलत आज कर रहे हैं। चरण जी, मैंने सुना आपने क्या कहा, मैं बहुत विनम्रता से आप हमारे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं। चरण जी, दुनिया ने सुना है आपने क्या कहा है, और नहीं कहा हो तो अच्छी बात है, मगर मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं। चलिए मैं तो जवाब दे दूं चरण भाई। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मुंह में शब्द अजय जी डाल रहे हैं। चलिए, मैं कम से कम इतना तो हुआ कि एक एंकर एक नेता के मुंह में शब्द डाल सकता है। मेरी काबिलियत बढ़ गई साहब। आप मेरी बात को अगर आप इस तरह से तोड़ मरोड़ के कहेंगे कि हम ये कहना चाहते हैं, सपना जी हम लोग पुराने मित्र हैं, तो ये गलत। और सपना जी हम लोग पुराने मित्र हैं और हम जानते हैं कि कौन क्या कहता है, उसका मतलब क्या निकलता है। मैंने ये नहीं कहा, को जवाब देने दीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि अजय जी ने आपके मुंह में शब्द डाल दिए हैं, मैंने ये नहीं कहा, और मुझे बोलने दीजिए, ये शब्द डालने वाला डिबेट नहीं है। सापरा जी आप संबित जी को बोलने तो दें। सापरा जी, मेरी और आपकी बातचीत तो फोन पर भी व्यक्तिगत तौर पर हो सकती है। संबित जी को जवाब देने का अधिकार दीजिए प्लीज। सपरा जी, मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं आपसे, मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं, संबित जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। सपरा जी, मेरा विनम्र आग्रह मैंने सुन लिया आपकी बात, पूरे देश ने आपकी बात सुन ली साहब। आप कितने देर तक अपनी बात दोबारा कहना चाहते हैं? आपने कह ली अपनी बात। आप चलिए आप उसको मान लीजिए ना कि मैंने ऐसे नहीं कहा। संबित जी, देखिए, चरण सिंह सापरा जी ने कहा कि जनवरी की बात को आप अप्रैल में वैलिडेट नहीं कर सकते हैं। ये तो कहा ना कि जनवरी की बात को आप अप्रैल में वैलिडेट नहीं कर सकते। चलिए हम चर्चा वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, जनवरी में बहुत सारे नेता निकल कर, ये जो 8-9 नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं, उनमें से बहुत सारे नेताओं ने निकल कर ये बाइट दिया कि कोवैक्सीन हम क्यों लगवाएं। और तो और 3 मुख्यमंत्री जो कांग्रेस शासित राज्य थे, पंजाब के कैप्टन साहब ने, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के, झारखंड तो खैर इनका गठबंधन वाला है, मगर इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्पष्ट कहा कि हमें कोवैक्सीन नहीं चाहिए, हम कोवैक्सीन अपने राज्य में नहीं लगाएंगे। स्टॉक इनके राज्य से पड़ा का पड़ा रह गया, वेस्टेज हुआ। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ वैक्सीन हेजिटेंसी। और आप देखिए, आंकड़ों के आधार से मैं बोलता हूं, ये जो कोविड हेल्थ केयर वर्कर्स को और जो फ्रंट लाइन वर्कर को फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लगा, आपको जान के आश्चर्य होगा, इन राज्यों में मात्र 50% और 60% लगा। आप सोचिए, पढ़े लिखे डॉक्टर और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उनको भी दोनों डोज मिला के 50-60% ही लग पाया है, बाकी वेस्टेज हो गया। आप सोचिए जरा, ये किस लिए हुआ? क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी के कारण हुआ। और देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय जी, ऐसा नहीं है, वैक्सीन हेजिटेंसी के कारण जो प्रोडक्शन जनवरी के महीने से ही हो सकता था, उस प्रोडक्शन में एक तरह से गति में रोक आई, क्योंकि उनको लगा कि हम तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है यहाँ पे वैक्सीन। दूसरी बात है, देखिए, मैं पीएम केयर्स के विषय में 10 सेकंड लूंगा अजय जी, आपकी अनुमति से। यहाँ बहुत सारे लांछन लगाए जा रहे हैं। पीएम केयर का पैसा कैसे खर्च हुआ, मैं 10 सेकंड में बताता हूं। नंबर 1, 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर के लिए, 100 करोड़ रुपए वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, 1000 करोड़ रुपए माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, 2 कोविड-19 हॉस्पिटल बिहार में खोले गए, 2200 करोड़ रुपए वैक्सीन ड्राइव के लिए, 201 करोड़ रुपए 162 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए, 551 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी पैसे आवंटित हुए, 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 500 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, और कल जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया ऑक्सी केयर सिस्टम, 322 करोड़ खर्च करके 1.5 लाख ऑक्सी केयर सिस्टम। जहां तक अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, आदरणीय सोनिया जी पीएम रिलीफ केयर की अध्यक्षा आजीवन थी, यहां मोदी जी आजीवन नहीं है। और आपका जो ऑडिट होता था वो रामेश्वर ठाकुर जी, जो कांग्रेस के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री थे, वो करते थे। हमारा ऑडिट तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, और इसका ऑडिट। चलिए हम इस पर भी आते हैं, लेकिन अब जरा महेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वैक्सीन को लेकर इतनी चर्चा हुई, इतनी बहस हुई, वैक्सीन हेजिटेंसी बड़े पैमाने पर दिखाई दी। महाराष्ट्र की ही अगर हम बात कर लें, जितनी वैक्सीन केंद्र सरकार से आपको मिली, क्या आपने सारी वैक्सीन नहीं लगाई? फिर अचानक से ये जो मांग उठ रही है कि राज्य को ही प्रोक्योर करना चाहिए, इसका भी समर्थन आपने किया। तो फिर आप चाहते क्या हैं? केंद्र दे, राज्य प्रोक्योर करे, सारी तरफ से आ जाए, वैक्सीन तो उतनी ही है, प्रोडक्शन अचानक रातों रात करोड़ों तो नहीं हो सकता। चाहते क्या है, ये तो बता दें।
यही तो आपने जो बात बोली एकदम ठीक है। वही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, देश के स्वास्थ्य मंत्री को ये अनुमान ही नहीं आया कि किस प्रकार से वैक्सीनेशन की ड्राइव करनी चाहिए। जो उन्होंने वैक्सीन दी महाराष्ट्र के लिए, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हमको जो वैक्सीन मिली। लेकिन हमारा वैक्सीनेशन का रेट पूरे देश में हाईएस्ट है। हमारी कैपेबिलिटी महाराष्ट्र के अंदर 80 लाख टीके लगाने की हर हफ्ते की है। आज के समय में 18 से 44 रोक के रखा है। 45 एंड अबव के लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप वैक्सीन तो दीजिए साहब, राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी। अच्छा महेश जी, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपका बड़ा अच्छा है। लेकिन आज जो महाराष्ट्र में स्थिति है, वैक्सीन नहीं है, लोग वैक्सीन नहीं लगा पा रहे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब केंद्र से वैक्सीन मिल रहा था तब तो ऐसी दिक्कत नहीं आ रही थी। वैक्सीन हमको अगर मिलेगी, मैं अपने स्टेट की बात करता हूं, हमको वैक्सीन मिलेगी तो हम 8-9 करोड़ लोगों को अगले 2-2.5 महीने में वैक्सीनेशन कर पाएंगे। महेश जी, यही तो सवाल है। जब केंद्र वितरण कर रहा था, देश के स्वास्थ्य मंत्री जब केंद्र वितरण कर रहा था, जो कहा गया कि राज्यों को इसका वितरण का अधिकार होना चाहिए, राज्य खुद उसको प्रोक्योर करे, ये जरूरी है। अब जब राज्यों को खुली छूट दी गई तो कहा जा रहा है केंद्र प्रोक्योर करे। ये दुविधा क्यों है राज्यों में? अजय जी, सवाल मैं आपको नहीं पूछ रहा, आप मुझे पूछ रहे हैं, तो आप मुझे बोलने दीजिए ना। जी बोलिए, अलाउ मी टू स्पीक प्लीज सर। मैं अपने स्टेट की बात कर रहा हूं। मैं अपने स्टेट में अगर हम वैक्सीनेशन का एक बेंचमार्क कर रहे हैं, जहां पे वेस्टेज भी सांबी जी आपको पता है 1% से कम है, ये बेंचमार्क पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? ये बेंचमार्क और इस प्रकार का लॉजिस्टिक्स अगर मैनेजमेंट देश के सभी राज्यों में हो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एक तरफ हम वैक्सीन डिप्लोमेसी में लेकर, चलो ठीक है वो हो गया, लेकिन आज पूरे देश के अंदर 17 करोड़ का और 140 करोड़ का, मतलब लगभग। अच्छा चलिए महेश जी, अगर मैं मोटी बात आपसे समझूं, महेश जी मैं मोटी बात आपसे समझूं, सारी चीजें जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है, और वैक्सीन लोगों को महाराष्ट्र में नहीं मिल पा रही, ये बड़ी समस्या है। आप चाहते क्या हैं? क्या सभी राज्य चाहते हैं कि सिर्फ केंद्र प्रोक्योर करे? नहीं महेश जी प्लीज इस बात को स्पष्ट कीजिए ना हमारे दर्शकों के सामने। क्या केंद्र को ही प्रोक्योर करना चाहिए? सब राज्य एक साथ लिखकर दे दे कि केंद्र प्रोक्योर करे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। Government has to inform the citizens of this country and what time frame will you complete 250 crore vaccinations? आप बताइए, आपका टाइम फ्रेम बताइए। चलो हमारी सरकार आप कितना लांछन लगा रहे ना, आप बताइए देश की जनता को वैक्सीनेशन कराने का, दोनों डोज दिलाने का। चलिए संबित पात्रा इस बात का जवाब देंगे हमारे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो हम बहस कर रहे हैं कि कोरोना के मुद्दे पर जो राजनीतिकरण हो रहा है, क्या वो अपने आप में उचित और सही है? इस मुद्दे पर हमारे साथ संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी से, चरण सिंह सापरा जी कांग्रेस पार्टी से, महेश तापसे जी एनसीपी से और राजीव रंजन जी जेडीयू से मौजूद हैं। संबित पात्रा जी, ब्रेक से पहले आपसे यह सवाल पूछा जा रहा था कि आप चरणबद्ध तरीके से बताइए कि कब तक देश में एक साइजेबल पॉपुलेशन तक आप वैक्सीनेशन पहुंचा पाएंगे? देखिए, जहां तक इंडिया का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम कोरोना को लेकर, ये एक वेल डिफाइंड और WHO द्वारा गाइडेड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। WHO का मानना है कि सर्वप्रथम जो लोग 45 साल से ऊपर हैं, जो कोविड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, 60 साल के ऊपर हैं और कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, इन लोगों को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि 88% मोर्टालिटी इस ग्रुप में देखा जाता है। तो इसी को फॉलो करते हुए भारत सरकार अभी इस ग्रुप को वैक्सीनेट कर रही है और आज की डेट पर 17.5 करोड़ जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। देखिए, अभी जो बताया जा रहा है कि वैक्सीन की किल्लत है, क्या कितनी कोविशील्ड है देश में, कितनी कोवैक्सीन आने वाली है, आप देखिएगा कि आने वाले समय में मिड मई के अंत और मिड जून के अंत तक कोविशील्ड जो है लगभग 10 करोड़ मैन्युफैक्चर होगा इंडिया में। कोवैक्सीन जो है वो 7 करोड़ से 10 करोड़, इनिशियली 7 करोड़ होगा, तो ये 17 करोड़ होते हैं। आगे चलकर जो फॉरेन से वैक्सीन आने वाले हैं, स्पुतनिक, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, फाइजर, ये लगभग 10 करोड़ होंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग 25 से 30 करोड़ के आसपास जो वैक्सीन होगा वो भारतवर्ष का होगा। हमें कुल मिलाकर के 94 करोड़ लोगों को जो वयस्क हैं, 18 से ऊपर है, उनको वैक्सीनेट करना है। तो मुझे लगता है यथाशीघ्र ही आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम बहुत सरल रूप से चलेगा और बड़े रूप से भारतवर्ष वैक्सीनेट होगा। सापरा जी, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, विपक्ष को तो एक तरह से कहना चाहिए कि सरकार ठीक काम कर रही। देखिए, ऐसा है, सरकार चाहे जितने भी आंकड़े दे ले, ये फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज वैक्सीन जान बचाएगी लेकिन कहां से आएगी? और वैक्सीन अगर खत्म हो रही है तो हमारे लोग किस तरह से ये कोरोना से लड़ेंगे? आज तो ये आलम है भाई साहब कि वैक्सीनेशन ड्राइव ने
वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर के दम तोड़ा हुआ है। आप जो अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र की, मैं उसमें थोड़ी दुरुस्ती कर दूं। आप इस तरह से शायद जान रहे थे कि जो 44 के ऊपर की वैक्सीन है वो सारी कंप्लीट हो गई है, इसलिए केंद्र सरकार जो वैक्सीन दे रही थी वो खत्म हो गई, अब राज्य सरकार प्रोक्योर नहीं कर पा रही है, इस तरह की धारणा आप दे रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। 44 के ऊपर भी, जो 45 के ऊपर जो लोग हैं, वो अभी भी बहुत से लोग, करीबन मेरे ख्याल से 70 लाख लोग अभी भी बाकी है महाराष्ट्र में जिनको वैक्सीनेट करना है। और जिसके लिए कल हमारे जो मंत्री हैं यहां पर, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि कोवैक्सीन के हमारे पास जो खरीदे हुए डोज है, 2,75,000 खरीदे हुए डोज है, वो हम 45 के ऊपर का वर्ग जो है उनको हम मुफ्त में लगाएंगे। हमने 18 से 44 साल का हमको टीकाकरण बंद करना पड़ा, क्योंकि ना तो कोविशील्ड ना तो भारत बायोटेक ये हमको मई के आखिरी तारीख से पहले देने के लिए तैयार नहीं है। स्पुतनिक के लिए मुंबई महानगर पालिका ने एक ग्लोबल टेंडर डाला है, वो देखेंगे कि 18 मई तक क्या होता है। लेकिन सच बात यह है कि केंद्र सरकार से जो हमको वैक्सीन आनी है 45 वर्ग के ऊपर के लिए, वो भी नहीं आ रही है। चलिए, और 18 से 44 के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं साहब जी, और मैं आप ही से समझना चाहता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं आप बुद्धिजीवी हैं। अमेरिका ने कोविड वैक्सीन पर शोध शुरू किया मार्च 2020 में, और उसके साथ साथ वहां की कंपनियों ने उस पर काम शुरू कर दिया, और हम पूरी दुनिया जानती है जुलाई तक सरकार से मदद भी मिल गई, और उसके बाद वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हुआ। सब कुछ करने में उन्हें काफी वक्त लगा। उसके मुकाबले कोवैक्सीन जो हिंदुस्तान में निर्मित है वो बहुत तेजी से तय हुई और डेवलप भी हुई। जो भरोसा अमेरिका की जनता ने अपने वैक्सीन पर जताया, क्या वो भरोसा हमारे देश की जनता ने, हमारी पार्टियों ने अपने वैक्सीन पर जताया? हमें तो इस बात पर खुशी होनी चाहिए कि हमारा खुद का अपना वैक्सीन प्रोग्राम है जहां हम खुद वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। इसके बजाय हम लगातार दोषारोपण करते नहीं, ये कहां तक सही है साफरा साहब? बिल्कुल। देखिए अजय जी, हमें खुशी है कि ये हमारा वैक्सीन है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी लाइसेंसिंग बढ़ाइए। हमारे यहाँ पर फार्मास्यूटिकल हब है हमारा देश, आप लाइसेंस दे करके, और जो हजारों मैन्युफैक्चरर हैं उनको कहिए ये मैन्युफैक्चरिंग करे, इसका उत्पादन बढ़ाए। यही तो कांग्रेस पार्टी और बाकी सारी विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं। और आपने अमेरिका की बात की, आपको याद दिला दूं कि अमेरिका ने 44,700 करोड़ रुपया अगस्त 2020 में इन्वेस्ट किया, और अमेरिका ने सितंबर अक्टूबर के अंदर करीबन 80 करोड़ डोजेस का ऑर्डर प्लेस किया। यूके ने 15 करोड़ डोजेस का ऑर्डर प्लेस किया। यूरोपियन यूनियन ने 80 करोड़ डोजेस का ऑर्डर प्लेस किया। तब भारत की सरकार क्या कर रही थी? सो रहे थे। और फाइजर सो रही थी, कोई साधारण ग्राउंड फाइजर को रिजेक्ट कर दिया। अगर आज यूपीए की सरकार होती तो हम शायद यही चर्चा कर रहे होते, और हम फिर इसी तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी से सुन रहे होते। देखिए, ये सरकारें बदलती हैं और आरोप वैसे ही रहते हैं। ये तो अजय कम से कम मेरा तजुर्बा तो यही कह रहा है, आरोप लगभग एक ही जैसे होते हैं। खैर, समित जी इसका जवाब दीजिए, मैं इसके बाद राजीव रंजन जी के पास चलूंगा। आपके नहीं अजय जी 10 सेकंड अजय जी, आपकी बात का अच्छा चलिए जवाब दीजिए अजय जी 10 सेकंड आपकी ये अगर मगर की बात का एक ही जवाब है कि अगर चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती, लेकिन ऐसी वस्तु स्थिति नहीं है। चाची को मूछें, हमारा तजर्बा बहुत है पक्ष में, तो साफरा जी हमारा तजर्बा बहुत है इसके बारे में, मैं इस पर विस्तार से चर्चा कर सकता हूं, लेकिन अभी संवेद जी की बारी है। संवेद जी प्लीज। देखिए, मैं चरण जी जुड़े नहीं थे उसी समय कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात मैंने बताई थी आपको। अभी बार बार जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लाइसेंस सबको दे दीजिए, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं फॉर्मूला दे दीजिए, मैं खुद बनवा लूंगा दिल्ली में, ये सब बातें जो हैं बहुत राजनीतिक और कहने और सुनने में अच्छी लगती है। चरण जी आप नहीं थे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, कोविशील्ड का वैक्सीन एस्ट्राजेनिका के पास है, ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, वो हमारे पास नहीं है। सब लाइसेंसिंग यहाँ SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को किया हुआ है। कंप्लीट लाइसेंस तभी डिक्लेयर हो सकता है जब ट्रिप्स वेवर होगा, वो भी यूनाइटेड नेशन में, जिसके लिए भारतवर्ष, साउथ अफ्रीका इत्यादि लगे हुए हैं। कोवैक्सीन का ICMR के पास लाइसेंस है, जो उसने डिक्लेयर किया है कि कोई भी कंपनी चाहे तो वो आके लाइसेंस ले सकती है, मगर भारतवर्ष में केवल पैनासिया को छोड़ के किसी के पास बायो सेफ्टी लेवल 3 के अरेंजमेंट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक जीवित वैक्सीन को पहले इनएक्टिवेट किया जाता है और उस इनएक्टिव वायरस से जाके वैक्सीन निर्माण होता है। तो स्वाभाविक रूप से चूंकि बायो सेफ्टी लेवल 3 बनने में, आप किरण शो मजुमदार जी का वो इंटरव्यू देखिए, 1 वर्ष लगता है किसी भी कंपनी का। इस कारण से ये वैक्सीन होंगे नहीं तो कहां से टीकाकरण
होगा जो मैं आपको रेसिपी दे दूं, आप घर में बैठ के इतना लंबा आंकड़ा दे रहे थे। आप अरविंद केजरीवाल की तरह बात तो आप 90 करोड़ लोगों को टीकाकरण करने की बात जो आप कर रहे थे, तो 90 करोड़ लोगों का टीकाकरण कब होगा? अगर इसी तरह से चलेगी भारत बायोटेक तो 90 करोड़ लोगों का टीकाकरण कब होगा? 7 करोड़ कोवैक्सीन और 10 करोड़ जो बाहर से आने वाली है वैक्सीन, मैंने आपको अभी तो समझाया था, आप अभी 10 सेकंड में फिर इसको अनसुना कर देते हैं। तो मैं क्या करूं? ये तो आप फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं। अच्छा देखिए सापड़ा जी, मुझे इसमें थोड़ा दखल देना पड़ेगा, मुझे इसमें सापड़ा जी दखल देना पड़ेगा, और वो इसलिए क्योंकि जब आप एक आर्गुमेंट सामने आप रखते हैं, आपको लगता है कि वो आर्गुमेंट कारगर नहीं है तो दूसरे पर चले जाते हैं। साहब कहीं तो टिकिए, विपक्ष को अपने आर्गुमेंट्स पर कहीं तो टिकना पड़ेगा। अगर नहीं संसाधन है जिस कंपनी के पास है, उसी कंपनी के प्रोडक्शन को रैंप अप करना पड़ेगा। इसके अलावा उपाय क्या है, आप ही बता दीजिए। क्या आसमान से तो वैक्सीन नहीं आ जाएगा ना? हाँ, तो कोवैक्सीन का लाइसेंस है, लेकिन वो किसी और कंपनी को नहीं दिया जा सकता, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है। कैसे बना दे कोई आदमी? नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आपने प्रयास किया है क्या? सरकार ने प्रयास किया है क्या कि भाई मतलब आप मानकर चल रहे हैं कि सरकार कुछ करती ही नहीं है? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि भारत की कंपनियां, भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो है वो नकारात्मक है। आपका कहने का मतलब ये है, अखबार को छोड़िए, आप ये कह दीजिए। चलिए देखिए, अगर हमें हर मुद्दे पर सिर्फ नकारात्मक रुख इख्तियार करना है तो कोई क्या कर सकता है? राजीव रंजन जी, मैं जरा चर्चा में आपको शामिल करूं। जितनी वैक्सीन की कैपेबिलिटी है, भारत सरकार उसको बनाने की पुरजोर कोशिश में लगी है। बाहर से ओपन लाइसेंसिंग भी सामने रख दिया गया है, बाहर से भी वैक्सीन आ रही है और सरकार आश्वस्त कर रही है कि भाई बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन होगा। लेकिन विश्वास नहीं है विपक्षी दलों को। कैसे विश्वास दिलाया जाए साहब? देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि वैक्सीन की कमी है, लेकिन इसे भी स्वीकार कर लेना चाहिए विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों को कि वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर के कहीं ना कहीं उत्पादकों के मन में आशंकाएं तो थी और उत्पादन उसे प्रभावित हुआ है। आज पहले अगर जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो शुरुआती 3 महीने तक वैक्सीनेशन को काफ़ी गति नहीं मिल पाई। जब कोरोना का कहर शुरू हुआ है तब वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की राय ये बनने लगी कि ये आखिरी विकल्प है और राजनीतिक दलों ने भी स्वीकार कर लिया। और मुझे लगता है अब कम से कम हम लोगों को एक पॉजिटिविटी के साथ, अगर कोई हमारे पास रोड मैप है तो उस पर यकीन कीजिए। निश्चित तौर पर बिहार जैसे राज्य जो काफ़ी घनी आबादी के राज्य हैं, जहां संक्रमण के दायरा का बढ़ना ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ अभी 80 लाख वैक्सीन हम लोगों ने खर्च किए, केवल 4 लाख वैक्सीन हमारे पास बचे हैं। 18 से 44 वर्ष आयु के लिए 1 करोड़ वैक्सीन के टीके के लिए हम लोगों ने आग्रह किया। 15 लाख टीकों के लिए राशि भी जमा की, उसमें 3.5 लाख टीके आए हैं। ये परेशानी कमोबेश हर राज्य की है, लेकिन जो नैतिक जवाबदेही इस वैक्सीन के उत्पादन को लेकर के जो आशंकाएं हैं, उसकी जवाबदेही सापरा साहब या एनसीपी या तमाम पार्टीज को लेनी चाहिए। और अब स्पुतनिक का सवाल हो या फाइजर का सवाल हो या सीरम इंस्टीट्यूट का सवाल हो या भारत बायोटेक का सवाल हो या अन्य कंपनियां जो भारत में वैक्सीन भेज रही हैं, मुझे ऐसा लगता है उसकी आपूर्ति राज्यों को सुनिश्चित हो समय पर जी। और निश्चित तौर पर यही एक रास्ता है कि हम मानवता को आज एक बड़े संकट से बचा सकते हैं। और इसीलिए बात आपने कही कि हमें सप्लाई चेन को सुनिश्चित करना वैक्सीन बहुत आवश्यक है कि वैक्सीन और वैक्सीन के तमाम प्रक्रिया पर इतनी राजनीति वाकई में होनी चाहिए क्या? समित पात्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, चरण सिंह सापरा जी, महेश तापसे जी और राजीव रंजन जी। महेश जी, शुरुआत में आपसे करूं। अब जबकि हम इस बात पर एक मत हैं कि वैक्सीन ही एक रास्ता है, राजनीति को छोड़कर कैसे सकारात्मक तरीके से हम इस पर आगे बढ़ें? देखिए, मैं इस सुझाव से बिल्कुल सहमत हूं कि किसी प्रकार की राजनीति ना करते हुए केंद्र शासित राज्य प्रोग्राम है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिले, इसके ऊपर प्रयत्न करना चाहिए। किसी राज्य में अच्छा काम हो सकता है, किसी राज्य बेंचमार्क प्रैक्टिस जिसको शायद नहीं अवेलेबल हो सकता, लेकिन केंद्र का काम एक दीप स्तंभ, एक पथ का होना चाहिए। सेक्टर के पास पैसा से ज्यादा है, स्वाभाविक रूप से लोग सेक्टर की अपेक्षा है राज्य भी केंद्र के पास
वहां पे जब राज्य के पास एक के बाद जब केंद्र से मदद की अपेक्षा करते हैं, वहां पे अगर इस मेरे स्टेट के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में अच्छा जब काम करने के बाद जिसकी सराहना खुद मोदी की, खुद सुप्रीम कोर्ट की, आप पत्रकारों महाराष्ट्र के बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें केंद्र की बड़ी भूमिका है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी आवाज थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, तकनीकी दिक्कत, उसको हम दुरुस्त करते हैं। इस बीच सापरा जी, जो 12 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है वो तो सामने है, लेकिन हम अगर आज की बहस के संदर्भ में कहें, एक चीज जो आप चाहते हैं जिसके आधार पर अगर काम हो तो आपको लगता है कि बड़े ही सुचारू तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मिलकर काम कर सकती हैं, क्या ये सुझाव दे सकते हैं आप? बिल्कुल मैं सुझाव दे सकता हूं। एक टेक्निकल बात भी आपके शो पे जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ग्लोबल टेंडर जो भी राज्य सरकार फ्लोट करेगी उसमें एक क्लॉज आ रहा है सामने से कि सामने वाली कंपनी जो है टीका देने वाली, वो कह रही है कि लीगल इंडेमनिटी हमें दीजिए। अब लीगल इंडेमनिटी ये राज्य सरकारों का विषय नहीं है, ये डीसीजीआई का विषय है और केंद्र सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट का विषय है। तो जब तक वो हेल्थ डिपार्टमेंट या केंद्र सरकार इस पे क्लैरिटी नहीं देती है लीगल इंडेमनिटी पर, तब तक ये ग्लोबल टेंडर की बातें बहुत आएंगी मीडिया के अंदर, लेकिन वो ग्लोबल टेंडर जो है वो सिरे नहीं चढ़ेगा। इसलिए केंद्र सरकार की उसमें मदद लगेगी। जल्द से जल्द अगर केंद्र सरकार मदद करेगी तो ज्यादा टीकाकरण होगा, ज्यादा टीके आएंगे, लेकिन केंद्र सरकार को अपनी हेडलाइन हंटिंग और पीआर से बाहर आना पड़ेगा। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर भी सकारात्मक बात कर रहे हैं, सकारात्मक बात कर रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, इसलिए उसी टोन पर इस बहस को हम खत्म करना चाहते हैं। उनके डेथ सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री की फोटो लगाई है। क्या ये जो एक तकनीकी दिक्कत की बात अभी सापरा जी ने उठाई है, क्या इसके आधार पर केंद्र सरकार आगे की? मैं दोनों का जवाब जी प्लीज समझ जी। मैं जवाब देता हूं। मैं आपको एक विषय बताना चाहता था, वो भी टेक्निकल विषय बताना चाहता था। आज से 1 महीने पहले आप देख सकते थे एक बहुत महत्वपूर्ण केस मुंबई के हाईकोर्ट में लड़ा गया। क्या केस था? केस था कि जो कोवैक्सीन का भारत बायोटेक है उसने महाराष्ट्र सरकार से निवेदन किया था कि हमें एक फैसिलिटी पूना में चाहिए और इसके लिए आप स्टेट के रूप में हमें अप्रूवल दीजिए। स्टेट ने मना कर दिया था, हम कोवैक्सीन बनाने के अप्रूवल नहीं देंगे। ये तो शुक्र है मुंबई हाईकोर्ट का, उन्होंने अप्रूवल ग्रांट किया। तो सोचिए एक ऐसा भी जमाना था जबकि कोवैक्सीन बनाने के लिए अपने फैसिलिटी को भी यूज करने की ग्रांट जो है और अप्रूवल जो है वो स्टेट नहीं दे रहे थे। दूसरा, जहां तक ये कहा गया कि लीगल इंडेमनिटी की आवश्यकता पड़ेगी, ये बात सही कहा इन्होंने कि देखिए बीच में क्यों बोलते हैं, मैं तो बीच में बिल्कुल नहीं बोला, आप सुन लीजिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं का बहुत गड़बड़ है, बीच में हमेशा चिल्लाते हैं, मेरे पास वक्त कम है, आपने एक मुद्दा उठाया उसका जवाब समीर जी दे रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। मेरे पास वक्त कम है, इंडेमनिटी का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, प्लीज इंडेमनिटी का जवाब दे रहा हूं प्लीज। देखिए ये एक विषय जो उठाया गया इंडेमनिटी का लेकर, ये एक महत्वपूर्ण विषय। और याद रखिए ग्लोबल टेंडर जो राज्य भी कर रहे हैं इंडेमनिटी के लिए, केंद्र सरकार उसको अप्रूवल देगी, उसके बाद ही वो यहां आएगा। और बिल्कुल सही कहा गया, ये केंद्र से ही अप्रूवल जाएगा। इंडेमनिटी का अर्थ होता है, लीगल इंडेमनिटी का अर्थ होता है कि एक कंपनी कहे कि मैं वैक्सीन दूंगा इंडिया में, अगर कोई रिएक्शन हो जाए तो आप हम पर केस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फाइजर ने भी कहा था। मगर हिंदुस्तान की सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अगर वेस्ट में आप केस झेलते हैं तो आप हमारे गरीब, हम गरीब हो सकते हैं मगर उसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे जान का कोई मूल्य नहीं। बिल्कुल, यहां भी आपको केस झेलना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि आज कम से कम इस चर्चा में एक बात निकल कर आई कि लीगल इंडेमनिटी देने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से तैयार है, राज्यों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तो बस उम्मीद यही करते हैं कि इस पर राजनीति न हो। आप सबका बहुत धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।